अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी लो टेम्परेचर प्लाज्मा की फ़र्स्ट क्लास है और उसमें हम फर्स्ट जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे लो टेम्परेचर प्लाज्मा में सम बेसिक्स ऑफ प्लाज्मा से रेलेवेंट। तो लो टेम्परेचर प्लाज्मा को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी चाहिए अबाउट द प्लाज्मा। ठीक है, दैट व्हाट इज़ प्लाज्मा or some parameters of the plasma और where plasma exists। और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा इसी से रेलेवेंट है। इसमें हम प्लाज्मा और कहाँ पे ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है इसकी एप्लीकेशन के बारे में, और उसके बाद प्लाज्मा में जो हम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है उस किस तरह से यूज़ करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा जो है उसको डिफ़ाइन करने से पहले हम मज़ीद थोड़ा बेसिक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्लाज़्मा को भी हम एक स्टेट कंसिडर करते हैं। और मोस्टली जो हम नॉन हैं या स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली जिन्होंने फ़िज़िक्स में जो स्टेट्स के बारे में जानते हैं, तो वो मोस्टली यही जानते हैं कि मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो कॉमनली हर पर्सन जो है वो इन 3 स्टेट से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक स्टेट जो है वो उससे हम दूसरी स्टेट को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और जो लिक्विड है उनको हम उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं गैस में। ठीक है, और ये हम ऐसा कर सकते हैं कि बाय सप्लाइंग टेम्परेचर। अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर दें, इस कदर उसको हीट अप करें, एनर्जी दें कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और देन हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो हमारे पास गैस बन जाती है। अब अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म्स को हम देखें तो हमारे लिए यहाँ आप देख रहे होंगे H2O मॉलिक्यूल जो है वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि वो इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, जब हम इसको आइस में देखते हैं तो ये H2O मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जब हम इसको वाटर में देखते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में, और जब स्टीम में हम इसको देखते हैं तो ये गैस के फॉर्म में है। ठीक है, तो मैटर को एनर्जी दे के हम जो सॉलिड स्टेट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, और जो लिक्विड स्टेट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैस फॉर्म में। ठीक है, और इसी तरह से इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो भी पॉसिबल है कि अगर हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लें, वापस ले लें उस मैटर से, तो हम इनकी जो स्टेट्स हैं उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे हैं उन्हीं 3 स्टेट्स की। इसके साथ हमारे पास एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया कि आपने सॉलिड को एनर्जी दी या टेम्परेचर दिया, आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, और लिक्विड को अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर दें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो कोट करते हैं वो आइस क्यूब की ही करते हैं या आइस की करते हैं कि आइस को आप टेम्परेचर दें तो वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में यानी वाटरी हो जाती है, और जब वाटर को आप मज़ीद टेम्परेचर दें तो वो स्टीम की फॉर्म में यानी कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब फर्दर अगर हम गैस को और टेम्परेचर दें या और एनर्जी दें इस स्टेट में, तो इससे क्या होगा कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स में ब्रेकअप हो जाएँगे। ठीक है? क्योंकि हमें पता है जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलकर बना है। तो जब आप गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देंगे, हीट अप करेंगे या टेम्परेचर देंगे तो वो अपने ब्रेकअप हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में जिनसे वो बना हुआ है। ठीक है? और उसके बाद अगर फर्दर इसको टेम्परेचर दिया जाए तो जो एटम्स हैं उनसे उनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो एज़ ए रिज़ल्ट आपके पास जो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है, वो पॉज़िटिव आयन बन जाएगा, और जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो बिहेव करेंगे एज़ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो यानी कि गैसियस स्टेट में जब आपने एनर्जी दी या टेम्परेचर दिया,
गैस को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस में। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें स्टेट को अचीव करने के लिए चाहिए, यानी कि आयंस बनाने के लिए चाहिए, या गैसोस स्टेट को आयनिक स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट करने के लिए चाहिए जो एनर्जी, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये एनर्जी आप किस तरह से दे सकते हैं, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी आप किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, एनर्जी जो है वो हम हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, यानी कि आप उस मैटर को हीट अप करें। दूसरा, आप उसको रेडिएशन में एक्सपोज करें, रेडिएशन के ज़रिए उसको एनर्जी दे सकते हैं, फोटॉन की फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलिजन के ज़रिए, जब आपके जो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन्स करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, और अदरवाइज या फिर हम किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए एनर्जी जो है वो देंगे। ठीक है, अब आयनाइजेशन जो है अगर हम हीट के ज़रिए करना चाहें, जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी है कि आप एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं हीट की फॉर्म में भी। ठीक है, अगर हम हीट जो है वो देंगे आयनाइजेशन करने के लिए, तो इसके लिए हमें एक हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो वो हाई टेम्परेचर कितना हो सकता है, वो मिलियन केल्विन जो है उसकी रेंज में होगा। किस ऑर्डर का होगा, वो मिलियन केल्विन ऑर्डर का अगर आप टेम्परेचर दें तो हम हीट के ज़रिए आयनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर जो है वो अटेनेबल है इन लेबॉर्ट्रीज, सम टाइम और सम टाइम नॉट। ठीक है, तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास आ जाती है जिसमें आपके पास आयंस मौजूद हों और उसमें कुछ आपके पास न्यूट्रल्स भी मौजूद हों और साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करें, तो इसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, यानी अगर आपने गैसियस स्टेट लिया है और गैसियस स्टेट को आप एनर्जी दें या आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसमें आयंस बनते हैं। तो जितने उसके अंदर एटम है वो सारे के सारे, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो सब के सब आयंस ना बने, कुछ उसमें न्यूट्रल एटम भी रहें। ठीक है, तो ये एक कम्बिनेशन आपके पास एग्जिस्ट करेगा जिसमें चार्ज पार्टिकल भी मौजूद होंगे और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। तो इस स्टेट को हम प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, और जो टर्म प्लाज्मा है या जो प्लाज्मा को जो ये नेम दिया गया है स्टेट को, ये लैंगमुयर ने दिया इन 1923 में। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो इसको डिफाइन करें तो वो हमारे पास क्या है कि प्लाज्मा एक कॉजी न्यूट्रल गैस है। कॉजी न्यूट्रल अभी जो मैंने आपको टर्म डिफाइन किया है, कॉजी न्यूट्रल मीन कि उसमें चार्ज पार्टिकल भी मौजूद है और न्यूट्रल एटम भी मौजूद है। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ बोथ चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो कॉजी न्यूट्रलिटी कहलाती है। ठीक है, या कॉजी न्यूट्रलिटी में आप इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके प्लाज्मा है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मौजूद है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है और पॉजिटिवली चार्ज आयन भी मौजूद है और न्यूट्रल एटम भी मौजूद है, बट ओवरऑल जो प्लाज्मा होगा उसका जो बिहेवियर होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्वाजी न्यूट्रल का मतलब ये भी है कि न्यूट्रल एटम्स तो न्यूट्रल हैं, लेकिन जितने आपके पास पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर मौजूद होंगे। तो ओवरऑल जो प्लाज्मा का बिहेवियर होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि प्लाज्मा इज अ क्वाजी न्यूट्रल गैस ऑफ चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स विच एग्जिबिट कलेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, कि यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये मिल के आपका प्लाज्मा बना है और ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एसोसिएट हैं और ये कलेक्टिवली बिहेव करते हैं। कलेक्टिवली बिहेव करने का मतलब ये है कि जब आपके पास प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स आ गए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान रिपल्शन जो है वो कूलम रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान भी रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। तो इस तरह ये जो फोर्सेस हैं इनकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आप सिंगल इंडिपेंडेंट पार्टिकल को डील करने की बजाय ओवरऑल जो है उनका बिहेवियर देखते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा है एक तो क्वाजी न्यूट्रल है और दूसरा इसमें जो न्यूट्रल्स और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कलेक्टिवली बिहेव करते हैं। ठीक है,
तो प्लाज़्मा जो है ये हमारे पास नेचुरली भी एग्ज़िस्ट करता है यूनिवर्स में, और हम इसको लेबॉरेटरी में भी प्लाज़्मा को जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है? तो प्लाज़्मा को अगर हम ये कहते हैं कि ये नेचुरली एग्ज़िस्ट भी कर रहा है, तो नेचुरली ये किस फ़ॉर्म में और कहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है? तो ये मोस्ट ऑफ आवर जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे अर्थ से अपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे हमारे पास प्लाज़्मा जो है वो एग्ज़िस्ट करता है। तो हम प्लाज़्मा को सम टाइम जो है हम 4th स्टेट जो है वो मान लेते हैं। प्लाज़्मा जो है वो आपका सॉलिड स्टेट फॉर्म में भी हो सकता है, प्लाज़्मा आपका गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो बट यहाँ पे क्योंकि इसका बिहेवियर और दूसरी स्टेट से डिफरेंट है, इसलिए सम टाइम प्लाज़्मा को हम एज़ ए 4th स्टेट ऑफ मैटर भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो जब गैस जो होती है, हमने एक नॉर्मली देखा है कि अगर गैस है, आप कोई भी गैस ले रहे हैं, तो गैस के ऊपर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। कोई भी आप गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस ले लें या हीलियम गैस ले लें, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो ओवरऑल उस पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपका जो उसमें मौजूद एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो ओवरऑल न्यूट्रल हैं, ठीक है? बट जो आपकी गैस जब आयोनाइज़्ड हो जाती है, जब प्लाज़्मा बन जाता है, तो इसमें पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं, तो फिर जो बिहेवियर होगा, डायनामिक बिहेवियर यानी कि जो मोशन होगी या जो चार्ज पार्टिकल की, वो इफ़ेक्ट होगी अगर आप कोई एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ये एक मेन आप डिफ़रेंस बता सकते हैं कि क्या हर गैस जो है वो प्लाज़्मा है या हर आयोनाइज़्ड गैस जो है वो प्लाज़्मा है। तो सम कंडीशंस हैं कि जिसमें हम आयोनाइज़्ड गैस को प्लाज़्मा बोलते हैं। हर आयोनाइज़्ड गैस जो है वो प्लाज़्मा नहीं है। कुछ पैरामीटर्स हैं प्लाज़्मा के जो डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि ये आयोनाइज़्ड गैस प्लाज़्मा है और ये नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक तो ये कि जो आयोनाइज़्ड गैस होगी, उसमें जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ील्ड जो है वो अप्लाई करेंगे, तो उसकी जो मोशन होगी चार्ज पार्टिकल्स की, उसके बिहेवियर में फ़र्क आएगा, ठीक है? वो इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा, जब आप इन चार्ज पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करते हैं या वो एक-दूसरे से वो सेपरेट होते हैं प्लाज़्मा के अंदर, तो फिर इनके दरमियान, इन पार्टिकल्स के दरमियान फ़ोर्सेस एग्ज़िस्ट करती हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, रिपल्सिव फ़ोर्सेस भी मौजूद हैं और अट्रैक्टिव फ़ोर्सेस मौजूद हैं, ठीक है? तो प्लाज़्मा की जो, इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं न्यूट्रल एटम से और मॉलिक्यूल से, ठीक है? तो ये ओवरऑल प्लाज़्मा का एक आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है? इसके बाद हमने ये बोला है कि आपका प्लाज़्मा जो है वो नेचर में भी एग्ज़िस्ट कर रहा है नेचुरली, और उसके अलावा ये जो है वो इसको हम लेबॉरेटरी में भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम नेचुरल प्लाज़्मा की बात करें, तो नेचुरल प्लाज़्मा आपका कहाँ एग्ज़िस्ट कर रहा है, यानी नेचर में कहाँ एग्ज़िस्ट कर रहा है? मैंने अभी स्टार्ट में जब हम ये डिस्कस करने लगे थे, तो मैंने आपको बोला था कि ये मोस्टली जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारी जो अर्थ है, उसके जो अपर एटमॉस्फेयर में जो प्लाज़्मा एग्ज़िस्ट कर रहा है यूनिवर्स में, वो नेचुरली एग्ज़िस्ट करता है। कुछ बुक्स ये कोट करती हैं कि 90 2% जो है वो प्लाज़्मा नेचुरली एग्ज़िस्ट कर रहा है अपर एटमॉस्फेयर में, और कुछ बुक्स जो हैं वो क्लेम करती हैं कि 70% जो है वो प्लाज़्मा हमारा नेचुरल प्लाज़्मा है, जो कि एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? तो ये कहाँ-कहाँ पे पाया जा सकता है? ये आपके जो आपकी हॉट स्टार्स हैं, ठीक है? एटमॉस्फेयर में जो हॉट स्टार्स हैं आपको नज़र आते हैं यूनिवर्स में, उनमें पाया जाता है। फिर जो नेबुला है, नेबुलाए क्या है? ये जो कुछ स्टार्स होते हैं जिनका लाइफ टाइम पूरा होता है और वो अपनी एंड स्टेट में होते हैं, उनमें ये एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? ऐसे रीजन्स जो आपकी स्पेस में जो स्टार्स के दरमियान जो मीडियम है, वहाँ पे ये आयोनाइज़्ड हाइड्रोजन मौजूद होती है, उसमें ये मौजूद होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे स्टार्स में, गैलेक्सीज़ में जो आपका नेचुरल प्लाज़्मा सन में एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? लेकिन हम इसको लेबॉरेटरीज़ में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बहुत सारे अभी एक्सपेरिमेंटल जो हैं सेटअप्स हो चुके हैं प्लाज़्मा को जनरेट करने के।
अब क्यों मोस्टली जो है वो प्लाज्मा है जो अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेबॉर्ट्री में हम इसको जनरेट तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्लाज्मा है वो क्यों आपका अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो डिफरेंस है, जो आपका जो स्टार्स हैं, जो आपके कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस डेंसिटी और जो आपके अर्थ पे डेंसिटी और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ज़्यादातर प्लाज्मा जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जबकि अगर आप जहाँ पे हमारी जो अर्थ है और जो सन है, उन दोनों में टेम्परेचर और डेंसिटी डिफरेंस जो है वो है, उसकी वजह से ज़्यादातर प्लाज्मा जो अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी हम अर्थ में यानी कि लेबॉर्ट्रीज में इसको डिफरेंट आगे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म है जिनके ज़रिए हम प्लाज्मा को जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम डिफरेंट कुछ जो है नेचुरली एग्जिस्टिंग जो प्लाज्माज हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी आप प्लाज्मा की बुक्स पढ़ेंगे या प्लाज्मा से रेलिवेंट रिसर्च सुनेंगे तो आपको ये कुछ नाम जो हैं वो रिपीट होंगे आपके सामने बार बार। तो वही आपका जो नेचुरल सोर्स है प्लाज्मा का, यानी कि वहाँ पे नेचुरली प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो कुछ इसकी जो जहाँ जहाँ प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरली उन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो आप वर्ड सुनते हैं मोस्टली प्लाज्मा की बुक्स में भी या प्लाज्मा के बारे में भी, तो ये आइनोस्फेयर है, ठीक है। आइनोस्फेयर है जहाँ पे हम कहते हैं कि नेचुरली प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये आइनोस्फेयर क्या होते हैं कि हमारे पास जो सन है, सन से कुछ चार्ज पार्टिकल जो हैं वो अर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। सन से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन्स हैं वो अर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो वो जब एक स्ट्रीम की फॉर्म में चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सोलर विंड, ठीक है। तो स्ट्रीम चार्ज पार्टिकल सोलर विंड की फॉर्म में कंटिन्यूसली सन से एमिट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जब हमारी अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर तक जो है वो पहुंच जाते हैं, अपर एटमॉस्फेयर अर्थ में जाते हैं, और उसके अलावा कुछ जो रेडिएशन इंटेंस रेडिएशन जो है वो हमारी अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। इसकी वजह से जो अर्थ के अराउंड जो आउटर स्पेस है उसमें आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है। आयोना तो वो जो स्पेस है वो आयोनाइज होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि एक स्फेयर सा बन जाता है हमारी अर्थ, क्योंकि स्फेरिकल शेप में है तो एक स्फेयर बनता है आयोनाइज आयोनाइज जिसको हम आयोनाइज स्फेयर भी बोल सकते हैं और आइनोस्फेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी अर्थ के ऊपर इस तरह से अपर एटमॉस्फेयर होगा उसको हम आइनोस्फेयर बोलेंगे। वो आयंस कहाँ से क्रिएट हुए मैं अब दोबारा बताती हूँ कि अर्थ के अराउंड जो स्पेस है, जो अर्थ के अराउंड जो आपका स्पेस है उसको उसके ऊपर जब सोलर विंड से आने वाले चार्ज पार्टिकल जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं तो उसको आयोनाइज करते हैं, उस मैटर को आयोनाइज करते हैं जिसकी वजह से आयोनाइजेशन हुई हुई होती है अर्थ के अराउंड। तो जो आपके वो रीजन होगा उसको हम आइनोस्फेयर बोलेंगे। और ये आइनोस्फेयर जो है हमारी अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ इंटेंस रेडिएशंस हैं, ना सिर्फ सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल जो हैं वो आयनाइजेशन करते हैं, बल्कि कुछ इंटेंस रेडिएशंस लाइक गैमा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये भी उस एटमॉस्फेयर में जो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है उसमें जाके आयोनाइजेशन का बायस बनते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो हैजर्डियस रेडिएशन है जैसे गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट वो यूज़ हो रही है आयोनाइजेशन में, तो इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो हमें इस हैजर्डियस रेडिएशन से शील्डिंग देता है, प्रोटेक्शन देता है और उसको हम तक पहुंचने से भी रोकता है। अब ये जो अर्थ का अराउंड एटमॉस्फेयर में ये जो है जिसको आप आइनोस्फेयर कह रहे हैं, इसने पूरी अर्थ के अराउंड एक ये स्फेयर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पर्पज़ है, इसको हम कम्युनिकेशन पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हम कम्युनिकेशन के लिए इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि जो आयंस होते हैं, जो प्लाज्मा है, जो आयनोस्फेयर है उसके अंदर जो प्लाज्मा है उनकी अपनी एक प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है उन पार्टिकल्स की,
तो जो आपकी जो भी रेडिएशन होंगी लेस फ्रीक्वेंसी की इस प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से, वो आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ठीक है, आयनोस्फेयर के अंदर आयन्स मौजूद है ना, आयन मौजूद है होने की वजह से हम कहते हैं वहाँ प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा है, और उस प्लाज्मा की एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जब आप कम्युनिकेशन के लिए जो आप रेडिएशन यूज़ करते हैं, जो आप सिग्नल्स यूज़ करते हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी उस प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाले ये जो सिग्नल्स होंगे, जो रेडिएशंस होगी, वो जो आयनोस्फेयर में प्लाज्मा है उससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो इस इफ़ेक्ट की वजह से हम आयनोस्फेयर को कम्युनिकेशन के पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक हम इसे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से आगे इसकी जो फर्दर एप्लीकेशन है, यानी कि आयनोस्फेयर के अलावा जो प्लाज्मा है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो डिस्कस करेंगे।